सांगा की प्रशासनिक उपलब्धियां। आवाज नहीं उधर। हाँ, तो कुंभा की उपाधियां तो मैंने लिखवा दी थी ना। अब क्वेश्चन से कुंभा के दरबारी विद्वान मंडन के बारे में बताना था। इस सवाल का उत्तर कौन कौन लेके आया? पूरे हाथ खड़े करो। जो नहीं लेके आ रहे कोई बात नहीं, उनको रोते फिरने दो, जरूरत नहीं है उनको क्वेश्चंस करवाने की, पड़ा रहने दो उनको। आज क्लास 10 दिन बाद लग रही है और उसके बाद में भी ये चीजें आ रही है सामने, तो बस हो गया काम तुम्हारा। 15 दिन बाद भी आपसे अगर एक दो सवाल नहीं होते तो फिर कोई मतलब ही नहीं है, दिखती बात है। लास्ट क्वेश्चंस कुंभा का मंडन का ही है ना, कोई बात नहीं। कौन लेके आया? बताओ। आराम से आराम से आराम से आराम से। प्रसाद मंडन में क्या लिखा? देवालय निर्माण। ठीक है। हाँ ठीक है, मतलब साम्राज्य का, राजवर्णन में साम्राज्य का ध्यान रखना। हाँ बिल्कुल, मूर्ति कला से संबंधित जानकारी। नेक्स्ट। देव, हाँ देव मूर्ति प्रकरण। ठीक है, वेद मंडन में क्या लिखा? वेद मंडन बीमारियां जो भी होती है, व्याधियों का उल्लेख जो मिलता वेद मंडन में मिलता। नेक्स्ट। हाँ बिल्कुल। हाँ, किसमें धनुर्विद्या? कोदंड मंडन में। बहुत बढ़िया, बैठ जाओ। बहुत खूब, बिल्कुल सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस बताओ अगला। इतने ही थे क्वेश्चंस? इतने ही थे क्या? और है? क्या है सवाल? मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण काल। हाँ, दशरथ शर्मा के मत की पुष्टि कीजिए। तो सबसे पहले आपको आइडिया ये लगाना है कि मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्णकाल जो है किस रिया मतलब किस राजा को कहा गया, बोलो। तो क्यों कहा गया, इसके लिए आपको पॉइंट लिखना। नंबर फर्स्ट, दिल्ली सल्तनत से संघर्ष। संघर्ष कितने मुगल, सॉरी मुगल क्या, सुल्तानों से किया, उनके नाम लिखा। कौन लेके आया उत्तर? पढ़ो, कोई बात नहीं, पढ़ो। ठीक है। ठीक है। जालोर के, हाँ ठीक है। नेक्स्ट। विफल किया। इस पॉइंट के आगे क्रॉस लगा देना, क्योंकि इसके लिखित प्रमाण नहीं मिलता है। ठीक है, हाँ जानकारी जरूर मिलती पर इसके लिखित प्रमाण नहीं मिलते। तो जब अथेंटिक प्रमाण नहीं है तो इसको लिखना भी जरूरी नहीं है। नेक्स्ट, आगे बढ़ो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बैठो। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, आपको कुछ भी नहीं करना है। दिल्ली के साथ जो इल्तुतमिश का सॉरी जैतर सिंह का जो संघर्ष रहा उसको लिखना है, और फिर उसके बाद में राजधानी का जिक्र करना है। इसके अलावा जालोर के साथ जो संघर्ष हुआ उसका उल्लेख करना है, और
नासिरुद्दीन महमूद के भाई जलालुद्दीन को शरण देने का पॉइंट लिखना है, बस ये वर्णन करना है। प्रशासनिक उपलब्धियों का मतलब ही यही है कि राजा की युद्ध अभियान के दौरान अचीवमेंट क्या रही, समझ में आया कि नहीं आया, उसका वर्णन करना है बस। फिर ये सभी पॉइंट लिखने के बाद वापस दशरथ शर्मा के पॉइंट को वापस राइट ऑफ करना है कि इस कारण दशरथ शर्मा ने इनके काल को क्या कहा, मध्यकालीन मेवाड़ का गोल्डन ईरा का। समझ में आया? ओके नेक्स्ट, अगला क्वेश्चंस। मेवाड़ मुगल संधि कब हुई? कौन लेके आया इसका उत्तर? मेवाड़ मुगल संधि बताओ। बहुत बढ़िया, मेवाड़ मुगल संधि 5 फरवरी 1615 को हुई। कंप्लीट ना? नेक्स्ट क्वेश्चंस। देबारी समझौता किन किन के मध्य हुआ? कौन लेकर आया इसका उत्तर? देबारी समझौता वापस वापस इसका उद्देश्य मैंने इतना ही लिखाया था, देबारी समझौता किन किन के मध्य हुआ, इतना ही प्रश्न था क्या? ओके बैठो। और कौन उत्तर लेकर आया? बैठ जाओ। और नेक्स्ट क्वेश्चंस, नेक्स्ट क्वेश्चंस। चंपानेर की संधि का उल्लेख कौन लेके आया? बहुत बढ़िया, पूरी चीज लिख दी, पर याद रखिएगा अगर ये 5 नंबर का हो तब भी इतना उल्लेख करना है, वरना सीधा लिखना है मेवाड़ के राणा कुंभा के विरुद्ध मालवा व गुजरात के मध्य चंपानेर की संधि हुई। और कोष्टक में दोनों के राजाओं के नाम भी लिख सकते हो। ओके नेक्स्ट, अगला क्वेश्चंस। राय सिंह, राज सिंह औरंगजेब के मध्य, अरे एक बंदा बोल दो, सभी मत ही करो। हाँ बोलो, कौन बोलेगा क्वेश्चंस? सुभाष। जगन्नाथ राय प्रशस्ति में किसकी जानकारी मिलती है? कौन लेकर आया इसका उत्तर? पूजा स्क्वायर, खड़ी हो। हाँ खड़ी हो, उत्तर बोल। कब तक बोलेगी? बोलो। ब्राह्मण बुलाऊं मुहूर्त निकलवाने के लिए? घर कितना दूर है? घर कौन सा, झुंझुनू वाला है या फिर अलवर वाला? बता।
मुझे नहीं पता, मैं तुझसे उत्तर पूछ रहा हूं, तू तो बोलती रहे, अगर सही होगा तो बिठा दूंगा। क्या पढ़ रही है? मैं सवाल क्या बोल रहा हूं तो उत्तर क्या दे रही है? सवाल ये है कि जगन्नाथ राय प्रशस्ति में किसका उल्लेख है? सिर्फ एक पॉइंट लिखना था। है, बढ़ जा मर जा। और कौन लेके आया उत्तर जगन्नाथ राय प्रशस्ति का? बहुत बढ़िया, सिर्फ एक ही पॉइंट। देखो, एक प्रशस्ति है, क्या है? प्रशस्ति। तो अभी आपको एक डिफरेंस बता देता हूं प्रशस्ति और शिलालेख में। शिलालेख में एक से अधिक राजा की प्लस अधिक राजवंशों की भी जानकारी मिल सकती है, पर प्रशस्ति के अंदर पर्टिकुलरली एक ही वंश या एक ही राजा की जानकारी मिलेगी। तो आपको पॉइंट ये भी लिखना है कि मेवाड़ के राणा जगत सिंह के समय रचित, इसमें जगत सिंह की उपलब्धियों का उल्लेख तथा हल्दी घाटी युद्ध की जानकारी मिलती है। ओके, और 1652 में कृष्ण भट्ट द्वारा रचित। बस इसको लैंग्वेज ही बनाकर सीधा उत्तर लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चंस। देबारी समझौता के दो परिणाम कौन बताएगा? मतलब देबारी समझौता होने के बाद क्या डिसीजन निकला? हाँ, ये वाला कर दे फिर। बताओ जल्दी से, कौन बताएगा? देबारी समझौते के दो परिणाम। कौन बताएगा? क्या परिणाम निकले थे दो देबारी समझौते के? खड़ा हो विजय, खड़ा। समय और समझ अगर दोनों साथ में आ जाए तो मजा ही कुछ और है। अब समझ और समय दोनों साथ में। मैंने ये लिखा ही नहीं क्या? क्वेश्चंस के उत्तर नहीं लिखा? अच्छा, इसका उत्तर नहीं लिखा, क्यों नहीं लिखा? बैठ, और बताओ। ठीक है, अच्छा ये परिणाम था? नहीं तो ये परिणाम था विवाह का? ये तो कारण, मतलब ये तो षड्यंत्र था, योजनाबद्ध काम था ये। मैंने परिणाम बोला है, विवाह करवाना कोई परिणाम नहीं है। एक तो सही बोला तूने। इस समझौते के तहत आमेर के राजा जय सिंह और मारवाड़ के राजा अजीत सिंह ने अपने साम्राज्य को पुनः हासिल किया। ठीक है, एक परिणाम ये। दूसरा परिणाम, बहुत बढ़िया। तो ऐसे बोलना, ब्याह व्याह क्यों करवा रहा है? ब्याह लिखना ही नहीं है ना, सीधा आपको यही बताना है कि इस समझौते के परिणाम के तहत माधो सिंह को आमिर का उत्तराधिकारी। समझ में आया कि नहीं आया? बट बाद में जब माधो सिंह नहीं बना तो क्या हुआ? संघर्ष ही हुआ। बस, तो ब्याह व्याह कराने की क्या जरूरत है? वो तो एक शर्त थी, किसकी? देबारी समझौते। बट नेक्स्ट, आगे कौन बताएगा? नेक्स्ट क्वेश्चंस। राज सिंह औरंगजेब के मध्य संघर्ष के कारण, वही 4 से 5 कारण लिखने थे जो राज सिंह ने मुगल विरोधी कार्य किए थे। बताया था। नंबर फर्स्ट, किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती से राज सिंह का विवाह। नंबर सेकंड, औरंगजेब के विरोधी मारवाड़ के राजा अजीत सिंह को शरण। नंबर थर्ड, मंदिरों का निर्माण। नंबर फोर्थ, जजिया कर का और शहजादे अकबर को अपनी तरफ मिलाना। समझ में आया कि नहीं आया?
बस ये 5 पॉइंट लिखने थे। नेक्स्ट क्वेश्चंस। क्या? कुंभक को स्थापत्य कला का जनक कहा गया। अब इसके अंदर आपको सुन लो, पहले स्थापत्य कला का जनक कहा गया तो आपको इस उत्तर को अच्छे से बनाने के लिए सबसे पहले आपको श्यामल दास के मत से ही प्रारंभ करना है। समझ में आया कि नहीं आया? और श्यामल दास का वही मत कि 84 में से इन्होंने मेवाड़ में कितने दुर्गों का निर्माण व पुनर्निर्माण या जीर्णोद्वार करवाया। समझ में आया कि नहीं आया? उसके बाद 3-4 दुर्गों के नाम लिख दो, उनकी खूबियां लिख दो। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस में आगे बढ़ो। इनके समय कुछ मंदिर भी बने थे, कुंभ श्याम मंदिर हुए, आर्ट एंड कल्चर के, वो भी लिख दो क्योंकि स्थापत्य कला में तो वो भी आएंगे। समझ में आया ना? उसके बाद विद्वानों का लिख दो। विद्वानों के बाद लिखने के बाद इनके समय की जो भी मैंने आपको लिखाया ना कुंभ की जानकारी देने वाले ऐतिहासिक स्रोत कौन से हैं, उन स्रोतों में से 3-4 स्रोत लिख दो। जैसे और कोई याद नहीं है तो रणकपुर प्रशस्ति का उल्लेख कर दो। समझ में आया कि नहीं आया? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति का उल्लेख कर दो, कुंभलगढ़ लेख का उल्लेख कर दो। ये सब 1460 में रचित है कुंभा के समय में। और याद कीजिए श्रृंगार चौरी महल बनवाया ना। और फिर इनके विद्वानों का थोड़ा थोड़ा वर्णन कर दो, ये पूरा हो जाएगा स्थापत्य कला और सांस्कृतिक कला में योगदान किसका? कुंभा का। समझ में आया? नेक्स्ट अगला क्वेश्चंस। प्रशासनिक उपलब्धियां मतलब वही युद्ध अभियान नंबर फर्स्ट, अपने पिता के हत्यारे चाचा मेरा को रणमल के सहयोग से मौत के घाट उतारा। सेकंड सारंगपुर का युद्ध, विजय स्तंभ का निर्माण। हाँ, विजय स्तंभ का भी आपको स्थापत्य कला में उल्लेख करना है। उसके बाद तीसरा पॉइंट नागौर का संघर्ष। नागौर की संघर्ष के बाद संयुक्त सेना गुजरात और मालवा वाला चंपानेर की संधि। बस ये इनकी प्रशासनिक उपलब्धियां हो गई। इसके अलावा और छोटे मोटे पॉइंट युद्ध अभियानों में ऐड करना चाहते हो तो आमेर के राजा जो कुंभा के समकालीन उद्रण या उदयकरण था, जिसने सर्वश्रेष्ठता कुंभा की स्वीकार की और कछावा सामंत बन गए कुंभा के समय ही। सिरोही का भी वर्णन कर सकते हो आप। ओके, सिरोही का सहसमल। बस ये उपलब्धियां हो गई, प्रशासनिक उपलब्धियां किसकी? बोलो, कुंभा की। नेक्स्ट अगला क्वेश्चंस। बस खातौली से लेकर खानवा तक का उल्लेख करना है थोड़ा थोड़ा। और बताओ, क्वेश्चंस हो गए ना? और क्वेश्चंस लिखा दे, जल्दी से लिखो। सांगा की उपलब्धियां लिखी ना हमने? एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चंस देख लेता हूं मैं। हाँ, अब लिखो नेक्स्ट क्वेश्चंस, आवाज नहीं। खानवा के युद्ध में लिखो क्वेश्चंस। खानवा के युद्ध में सांगा की पराजय के क्या कारण थे? खानवा के युद्ध में सांगा की पराजय के क्या कारण थे? पांच पॉइंट लिख कर आने हैं, चाहे भले 7 लाइनें भरो चाहे 8 लाइनें भरो, 5 पॉइंट। ठीक है। नेक्स्ट लिखो खानवा युद्ध का सामरिक महत्व बताइए, यानी खानवा युद्ध के बाद क्या परिणाम निकले। लिख लिया? अगला क्वेश्चन, महाराणा प्रताप का मुगलों के साथ संघर्ष। महाराणा प्रताप का मुगलों के साथ संघर्ष। महाराणा प्रताप का मुगलों के साथ संघर्ष का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट लिखो स्टूडेंट, महाराणा प्रताप के व्यक्तित्व
पर टिप्पणी कीजिए, मतलब इनका व्यक्तित्व बताना है। लिख लिया? महाराणा प्रताप के व्यक्तित्व पर टिप्पणी कीजिए। नेक्स्ट लिखो, राज प्रशस्ति पर टिप्पणी कीजिए। अब मैं अच्छे से ध्यान रखिएगा, कम से कम 2 से 3 पेज का सवाल लिखवा रहा हूँ, जिसमें एक ही क्वेश्चंस है जिसमें आपको सबका उल्लेख करना है। मेवाड़ मुगल संघर्ष का विस्तृत वर्णन कीजिए। सुन लो पहले। अब मेवाड़ मुगल संघर्ष दे रखा है, तो मेवाड़ मुगल संघर्ष किससे प्रारंभ करना है? बाबर और सांगा से। बाबर और सांगा का संघर्ष, उसके बाद विक्रमादित्य और हुमायूं का संघर्ष, उसके बाद उदय सिंह के समय अकबर का संघर्ष, महाराणा प्रताप और अकबर का संघर्ष, और राज सिंह और औरंगजेब का संघर्ष। तो कितने पॉइंट हो गए? लगभग 5। इन पांचों के ऊपर 5-5 7-7 लाइनें आपको लिखनी है। वापस सुन लीजिएगा। बाबर सांगा, कौन सा? बाबर सांगा। याद नहीं हो तो लिख लो शॉर्ट फॉर्म में कि इस क्वेश्चंस में ये उत्तर लिखना। पहले क्वेश्चंस लिख लो। मेवाड़ मुगल संघर्ष का विस्तृत वर्णन कीजिए। फर्स्ट लिखो बाबर राणा सांगा, सेकंड लिखो विक्रमादित्य व हुमायूं, थर्ड लिखो उदय सिंह व अकबर, उदय सिंह व अकबर, लिख लिया? महाराणा प्रताप व अकबर, महाराणा प्रताप व अकबर, अमर सिंह व जहांगीर संघर्ष, अमर सिंह व जहांगीर संघर्ष, लिख लिया? जगत सिंह शाहजहां संघर्ष, जगत सिंह शाहजहां संघर्ष, राज सिंह औरंगजेब संघर्ष, लिख लिया? ओके। और आगे लिखो अमर सिंह द्वितीय व बहादुर शाह संघर्ष। पता है अमर सिंह का? बहादुर शाह के समय वही देबारी समझौता, उसके विरोध। समझ गए ना? हेडिंग डालो राठौड़ राजवंश। राठौड़ राजवंश, राठौड़ राजवंश में लिखो राठौड़ राजवंश का संस्कृत नाम क्या है? छोटा क्वेश्चंस लिखो। राठौड़ राजवंश का संस्कृत नाम क्या है? लिख लिया? सेकंड लिखो नागणीची माता का मंदिर किसने बनवाया? नागणीची माता का मंदिर किसने बनवाया? नेक्स्ट लिखो मालदेव राठौड़ द्वारा निर्मित दुर्ग, मालदेव राठौड़ द्वारा निर्मित दुर्ग। सिर्फ नाम बताने। मारवाड़ में सामंत प्रथा की शुरुआत कब हुई? मारवाड़ में सामंत प्रथा की शुरुआत कब हुई? मारवाड़ में सामंत प्रथा की शुरुआत कब हुई? लिख लिया? नेक्स्ट आगे बढ़ो स्टूडेंट। अगले पॉइंट में लिखो गुड़ला पर्व मारवाड़ के किस राजा के समय प्रारंभ हुआ?
गुड़ला पर्व मारवाड़ के किस राजा के समय प्रारंभ हुआ? अनुमरण क्या है? ये शब्दावली का शब्द है, ध्यान रखिएगा। लिख लिया? वेरी मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट, इस क्वेश्चंस का उत्तर जो लेकर आएगा वास्तव में मैं मानूंगा कर्नल जेम्स टोड की जमींदारी प्रथा पर टिप्पणी कीजिए। जमींदारी, फ्यूडलिज्म, जमींदारी प्रथा पर टिप्पणी कीजिए। लिख लिया? अगले पॉइंट में लिखो, क्या कारण है कि राव चंद्रसेन को महाराणा प्रताप जैसी प्रसिद्धि प्राप्त नहीं हुई? लिखो, क्या कारण है कि राव चंद्रसेन को महाराणा प्रताप के सम्मान प्रसिद्धि नहीं मिली? क्या कारण है कि राव चंद्रसेन को महाराणा प्रताप के सम्मान प्रसिद्धि नहीं मिली? लिख लिया? नेक्स्ट, आवड़ बावड़ की संधि का उल्लेख कीजिए। आवड़ बावड़ संधि का उल्लेख कीजिए। कितने क्वेश्चंस हुए रे? 9 ही हुए, 3 और लिख लो। नागौर दरबार के परिणाम बताइए। नागौर दरबार के परिणाम बताइए। लिख लिया? आगे लिखो, राठौड़ राजवंश की जानकारी देने वाले ग्रंथों का उल्लेख कीजिए। राठौड़ राजवंश की जानकारी देने वाले ग्रंथों का उल्लेख कीजिए। लिख लिया? गिरी सुमेल युद्ध में मालदेव राठौड़ की हार के कारण बताइए। या फिर इसी सवाल को दूसरी लैंग्वेज में लिखे तो ये भी बोल सकता है कि गिरी सुमेल युद्ध में मालदेव राठौड़ की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। हार के कारण बताइए। लिख लिया? बहुत है, इन क्वेश्चंसों के उत्तर लेकर आओगे। ठीक है, हेडिंग डाल दो, मॉडर्न आधुनिक राजस्थान का इतिहास। आधुनिक राजस्थान का इतिहास। आधुनिक राजस्थान का इतिहास। करें स्टार्ट? लिख लिया? हाँ सॉरी, रजिस्टर खोल लिया? अरे खुल दिया ना। हेडिंग डालो सबसे पहले 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति। और 1857 की क्रांति हेडिंग डालने के बाद पहला ही पॉइंट लिखो, अंग्रेजों के द्वारा
अंग्रेजों के द्वारा राजपूताना की रियासतों के साथ की गई संधियां। अंग्रेजों के द्वारा राजपूताना की रियासतों के साथ की गई संधियां। डाल दिया हेडिंग। अब बोर्ड पर देखो स्टूडेंट, और लास्ट सेशन याद करो जब 15 मिनट बच गए थे तब मैंने आपको बताया भी था कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसके साथ और भी खूब सारी विदेशी कंपनियां आई थी भारत के अंदर व्यापार करने। और ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे पहले नहीं आई थी, सबसे पहले पुर्तगाल आया था, पुर्तगाली आए थे। वास्को डी गामा का बताया भी था मैंने आपको। जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो ऑलरेडी भारत का मुगल बादशाह जहांगीर का ऑलरेडी दूसरे देशों की कंपनियों के साथ व्यापार चल रहा था। तो अच्छा खासा व्यापार चल रहा था। तो पहला जो ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर आया था, मैंने आपको ये भी बताया था, हेक्टर नामक जहाज लेकर आया। और इस जहाज का नाम हेक्टर क्यों रखा गया, मैंने आपको ये भी कहा था कि जाकर देखना, सर्च करना हेक्टर। हेक्टर में हेक्ट का मतलब क्या है ना। तो इसका जहाज का नाम हेक्टर रखने के पीछे भी बहुत बड़ा रीजन था। तो बिल्कुल स्टूडेंट, आया सर स्टीव हॉकिंस, मिला जहांगीर से, तो जहांगीर ने उसको व्यापार करने की अनुमति प्रदान नहीं की। 3 साल वो भारत में रहा, फिर वापस गया। फिर आया सर टॉमस रॉ। कौन आया? सर टॉमस रो आया। और सर टॉमस रो जहांगीर के समय ही आया था। जहांगीर और सर टॉमस रो की मुलाकात जो हुई थी हमारे राजस्थान में हुई थी। और राजस्थान में भी कहाँ हुई थी? अजमेर में। वहीं पर सर टॉमस रो ने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया, किसके सामने? जहांगीर के सामने। और बिल्कुल जहांगीर ने टॉमस रो को व्यापार करने की अनुमति प्रदान कर दी। इस प्रकार भारत में व्यापार के उद्देश्य से आई थी ईस्ट इंडिया कंपनी। फिर अब स्टूडेंट्स, भारत के साथ तो खूब सारे मैंने बताया आपको विदेशी कंपनियां व्यापार कर रही थी। उस दरमियान सभी जो विदेशी कंपनियां थी उनमें जो अंततः संघर्ष जो बचा था, मैंने आपको बताया था, फ्रांसीसी और किन के बीच में? ब्रिटेन के बीच में। पिछली वाली को सभी को भगा दिया था इन दोनों ने। तो अब बताओ, भारत में एक तरफा एकाधिकार व्यापार करने हेतु इन दोनों के बीच में भी संघर्ष होगा। इन दोनों में संघर्ष का मतलब वही क्या होंगे? युद्ध होंगे। और इन दोनों में से जो जीतेगा वो भारत में टिकेगा और भारत पर एक तरफा क्या करेगा? व्यापार। शासन तो बात की बात होगी, अभी इनका उद्देश्य एम ही है, एक ही है, व्यापार करना, एक तरफा व्यापार करना। तो सुनो, इन दोनों के बीच में जो युद्ध हुए हमारे भारत के कौन से स्टेट में हुए? कर्नाटक में। इसलिए फ्रांसीसी और ब्रिटेन के बीच में भारत में जो युद्ध हुए इतिहास में उनको कर्नाटक के युद्ध कहे गए। ध्यान रखिएगा, 3 युद्ध हुए थे, एक समय अंतराल था, टाइम पीरियड था। उस टाइम पीरियड के दौरान इन दोनों के बीच में गजब की लड़ाइयाँ हुई, पर निर्णायक परिणाम नहीं आए। निर्णायक परिणाम आए थे दोनों के बीच में से जो एक युद्ध हुआ था जिसका नाम था वांडीवास का युद्ध। कौन सा युद्ध? इस वांडीवास के युद्ध में फ्रांसीसी कैप्टन लड़ा था सर लेली या सर लीली, और इधर ब्रिटेन का था सर आयरकुट। बोलो कौन था? सर आयरकुट। इसमें विजय हुई किसकी बताओ? आयरकुट की। हारा कौन? लेली। तो बिल्कुल जाना पड़ा, बताओ किसको? जीत गया कौन? ब्रिटेन। ब्रिटेन का मतलब EIC, क्योंकि ब्रिटेन में भारत के साथ साझा व्यापार करने हेतु 31 दिसंबर 1600 को एक कंपनी की स्थापना की गई जिसका नाम रखा गया ईस्ट इंडिया कंपनी। तो अब सुनो, इस वांडीवास के युद्ध के बाद एक तरफा एकाधिकार हो गया EIC
सी का। अब सुनो और समझो। इस युद्ध के बाद ब्रिटेन संदेश भेजा गया कि हमने एकाधिकार स्थापित कर लिया है, अब आगे क्या करना है। तो स्टूडेंट, ईस्ट इंडिया कंपनी यानी ब्रिटेन से ईस्ट इंडिया कंपनी का जो सर्वे सर्वा अधिकारी भेजा जाता था उससे कहा जाता था गवर्नर जनरल। बताओ क्या कहा जाता था। हाँ, पहले ये जनरल ही, गवर्नर ही कहलाता था, फिर बाद में गवर्नर जनरल, और फिर 1857 की क्रांति के बाद यही वाइस राय कहलाएगा। क्या कहलाएगा, मतलब गवर्नर जनरल पद को समाप्त करके पद बना दिया जाएगा वाइस राय का। समझ में आया। अब सुनो और समझो आगे क्या हुआ। अब गवर्नर जनरल में गवर्नर जनरल बनकर आया लॉर्ड वेलेजली। बताओ कौन आया, अरे बोलो कौन आया, कौन आया। अब लॉर्ड वेलेजली आया। लॉर्ड वेलेजली के पहले अंग्रेजों ने क्या किया और क्या नहीं किया सुनो। एकाधिकार स्थापित हो गया तब अंग्रेजों ने कहा अब भारत में हमें रहने हेतु एक स्थायी निवास चाहिए। स्थायी निवास का मतलब समझे, जगह चाहिए, स्थायी जगह चाहिए जहां से हमें कोई भगा नहीं सके, वहां पर हमारा अधिकार हो। तो अंग्रेजों ने कहा कि कौन से क्षेत्र का चयन करें जिस पर हम पूर्णतः अधिकार कर सके। तो ये भारत का नक्शा है, नीचे से देखे तो आइसक्रीम के कोण की तरह आता ना कोण, बटर स्कॉच, हाँ उसी की तरह तो है भारत का मैप, नीचे से देखोगे तो बिल्कुल सही है। तो सुनो और समझो। जिस टाइम ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना वर्चस्व स्थापित किया तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहा भारत के मध्य क्षेत्र पर हम अधिकार नहीं कर सकते, क्योंकि मध्य क्षेत्र में बड़े ताकतवर है राठा ही राठा, मराठा, और मराठाओं का वर्चस्व पश्चिम और थोड़ा बहुत दक्षिण की तरफ भी है, और हम उत्तर और पश्चिम की तरफ भी प्रवेश नहीं कर सकते। अधिकार, प्रवेश क्या, अधिकार नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पर मुगलों की राजधानी है। बताओ कहाँ, आगरा। आगरा नजदीक है, वहां से मुगल बादशाह सैन्य दल भेजकर हमारा कभी भी दमन करवा सकता है। तो कहा तो क्या करें, तो कहा हम अधिकार करेंगे भारत के कौन से क्षेत्र पर, पूर्वी क्षेत्र पर, और पूर्वी में है बताओ क्या, बंगाल। क्या है, बंगाल। अब देखो अंग्रेजों का दिमाग देखो, बंगाल को चूज करने का रीजन सुनो। अंग्रेजों ने कहा सबसे पहला पॉइंट, पूर्वी क्षेत्र बंगाल में किसका दबदबा नहीं है। दूसरी बात, बंगाल की खुद की राजनीति कमजोर है। क्या है, कमजोर। और बंगाल पर कभी भी मुगल बादशाह कोई भी बना हो पूर्णतः अधिकार नहीं कर पाया। यहां पर मुगलों के समय विद्रोह होते रहे, तो क्यों नहीं बंगाल चलकर वहां के स्थानीय शासनकर्ताओं को पराजित करके संपूर्ण बंगाल पर अधिकार कर ले। मराठा भी यहां तक नहीं है, इनसे भी बच जाएंगे, और मुगल भी यहां तक पहुंच नहीं पाएंगे, यानी राजधानी से भी दूर है क्या, बंगाल। तो अंग्रेजों ने कहा बात बिल्कुल सही है। तो अंग्रेजों ने कान खोल के सुन लेना, भारत के अंदर वांडीवास के बाद जो सबसे पहले अधिकार जो किया वो बंगाल राज्य पर किया। कौन से पर, अब बंगाल को जब पूरा विजित कर लिया तब स्टूडेंट गवर्नर जनरल बनकर आया कौन सा जेली, बोलो। अब एक बात सुनो, ईस्ट इंडिया कंपनी से जो गवर्नर जनरल भेजा जाता है इसका काम क्या होता, भारत के अधिकांश क्षेत्र पर ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार करना और व्यापार के नाम पर वहां की संपदा, वहां की जो भी चीज प्रसिद्ध है उसको व्यापार के नाम पर खरीदना, लूटना और ब्रिटेन बेचना। और बाद में जैसे बंगाल पर अधिकार हो जाएगा तो यही व्यापार की जो नीति थी धीरे धीरे रूप ले लेगी, फूट डालो राज करो की नीति।
बोलो समझ में आया कि नहीं आया? तो सुनो, ये गवर्नर जनरल जो ईस्ट इंडिया कंपनी से भेजा जाता था, ये अगर इंडिया में अच्छा काम करता तो इसका समय काल बढ़ा देते, और काम अगर अच्छा नहीं करता तो इसे वापस बुला लेते। जस्ट लाइक यही समझ लो 5 ईयर प्लान का इलेक्शन जो अभी चल रहा है। अगर कोई सरकार अच्छा काम करेगी तो उसको वापस रिस्पॉन्स दिया जाएगा, और अगर अच्छा नहीं करेगी तो हट जाएगी। वैसे ही सुन लो, ईस्ट इंडिया कंपनी का भेजा जाता था गवर्नर जनरल, अगर ये अच्छा काम करता तो इसका समय काल बढ़ा दिया जाता या दोबारा भेज दिया जाता, और नहीं करता तो इसे हटा दिया जाता। और इसका उद्देश्य एक ही, भारत के अधिकांश क्षेत्र पर किसका अधिकार? तो देखो, बंगाल पर तो अधिकार हो चुका था, तब लॉर्ड वेलेजली ने कहा कि अब हम दमन करेंगे किनका, बताओ, बोलो बोलो। तो लॉर्ड वेलेजली ने एक अंग्रेज कैप्टन भेजा जिसका नाम था लॉर्ड लेक। बोलो क्या नाम था? बोलो क्या नाम था? लॉर्ड लेक को कहा तू सेना लेकर जा। चलो नया मैपिंग ले लेते हैं। ये तो है, बताओ कौन गवर्नर जनरल, कौन? लॉर्ड वेलेजली। और लॉर्ड वेलेजली मराठाओं के विरुद्ध कार्रवाई करने हेतु भेज रहा है किसको? लॉर्ड लेक को। अब ये लॉर्ड लेक सेना लेकर आ रहा है, बताओ जल्दी से, किसके विरुद्ध? मराठाओं के विरुद्ध। और मराठाओं का सेनानायक जो था उसका नाम था, स्टूडेंट याद रखिएगा, यशवंतराव होलकर। बताओ क्या नाम था? अब यशवंतराव होलकर भी सैन्य दल लेकर आया, और इधर से सैन्य दल लेकर आया, बताओ कौन? लॉर्ड लेक। दोनों के मध्य भयंकर क्या हुआ? इस युद्ध में अनलिमिटेड जूते पड़े, बताओ किसके? और यशवंतराव होलकर पराजित होकर भागता भागता हमारे कौन से थान में आया, बताओ? अरे बोलो। हाँ, तो ये पूरी कहानी टाइप ही चल रहा है, देखते रहिएगा, और अभी इतना इंटरटेन मजा आएगा कि पूछो मत। राजा महाराजाओं के टाइम तो तुमने राजा महाराजाओं की कहानियां सुनी, अब यहाँ पर मॉडर्न की कहानी सुनो। यशवंतराव होलकर पराजित होकर आ गया हमारे कौन से थान में? और राजस्थान के अंदर आया, तो जल्दी से बताओ कहाँ आया? और इस समय भरतपुर का जाट राजवंश का राजा था रणजीत सिंह। बोलो क्या नाम था? रणजीत सिंह के पास पहुंचा कौन? होलकर। और पीछा करता हुआ आ रहा, जल्दी से बताओ कौन? लॉर्ड लेक। तो रणजीत सिंह के पास आए होलकर, तो बिल्कुल होलकर ने आकर कहा, भरतपुर के राजा रणजीत सिंह जी, हमें क्या चाहिए? शरण पाई चाहिए, हमारे पीछे पड़ा हुआ है अंग्रेज कैप्टन लॉर्ड लेक। तो बिल्कुल कहा रणजीत सिंह ने, कहा शरण देना तो क्षत्रियों की पहचान है, हर एक राजा की पहचान है। आप हमारी शरण में आए तो शरणार्थी हो, हम आपको 100% क्या दे रहे हैं? शरण दे रहे। बिल्कुल शरण दी। लॉर्ड लेक को पता ही नहीं चला किधर आए और किधर गए होलकर। लॉर्ड लेक वापस चला गया। इधर होलकर खुश हुआ कौन से जीत से? रणजीत सिंह से। और रणजीत सिंह को कहा, आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद, आपने हमारा विकट समय में साथ दिया। तो कहा, यह हमारा फर्ज है, हमने आपका साथ दिया। तो होलकर ने खुश होकर कहा, हम आपको 5 गांवों की या 7 गांवों की जागीर देते हैं। रणजीत सिंह ने कहा, धन्यवाद, दे दो, मना नहीं करेंगे। बिल्कुल। अब बताओ, 5 से 7 गांव की जागीर दे दी किसको? रणजीत सिंह को। होलकर वापस अपने क्षेत्र में चला गया। अब देखो, लॉर्ड लेक गया किसके पास? वेलेजली के पास। वेलेजली ने सीधा पूछा, बताओ युद्ध के परिणाम क्या रहे? तो लॉर्ड लेक ने कहा, हम विजय होके आया है। कहा, तुम विजय होकर आए हो तो होलकर कहाँ है? तो कहा, वो पकड़ में नहीं आया। तो कहा, किधर गया? तो कहा, वो साला राजपूताना की तरफ भाग गया। किधर? और राजपूताना के राजाओं ने उनको शरण दी है।
क्या दी है? हाँ। और लॉर्ड लेक ने कहा कि हम तब तक मराठाओं का दमन नहीं कर सकते जब तक इनको सहायता जो दे रही रियासतें उनको अपनी तरफ नहीं मिला ले। ये बात किसने कही? लॉर्ड लेक ने। किसको कही? तो लॉर्ड वेलेजली ने कहा कि मराठाओं का दमन बाद में होगा, पहले तू जा और इन रियासतों को अपनी तरफ मिला और अंग्रेजों के रियासतों के साथ कर ईस्ट इंडिया कंपनी की सहायक संधि। कौन सी संधि? अब देखते रहो आप। तो लॉर्ड लेक सहायक संधि का प्रस्ताव लेकर, हम अब राजस्थान का ही इतिहास पढ़ रहे हैं तो राजस्थान की ही बातें पढ़ेंगे। तो लॉर्ड लेक राजस्थान की रियासतों को अपनी तरफ मिलाने हेतु लॉर्ड वेलेजली ने जो लागू की सहायक संधि, उसका प्रस्ताव लेकर कौन से थान की तरफ आया? और उसे यह भी पता था कि यशवंतराव होलकर को शरण दी तो भरतपुर के राजा किसने दी? तो लॉर्ड लेक सीधा आया किसके पास? अरे बोलो, रणजीत सिंह के पास आया। तो रणजीत सिंह ने बिल्कुल लॉर्ड लेक का भव्य क्या किया? स्वागत किया लॉर्ड लेक का। और लॉर्ड लेक को कहा, रणजीत सिंह ने कहा लेक कैसा है? तो लेक ने कहा मैं ठीक हूं पर तुम सही नहीं है। तो कहा क्यों? कि तुमने हमारे दुश्मन को शरण दी है। तो रणजीत सिंह ने कहा बिल्कुल दी है। कहा क्यों दी? तो कहा फोगट में नहीं दी, हमें 5 से 7 गांव की जागीरें मिली है। तो लॉर्ड लेक ने कहा हम तुम्हें 9 गांव की जागीर देता है। तो रणजीत सिंह ने कहा फायदे का सौदा। जाट हमेशा फायदे का सौदा करता है, ध्यान रखना, बिल्कुल फैक्ट है। जाट हमेशा फायदे का सौदा करेगा, वो चाहे भले अपनों के साथ भी क्यों खुरापति दिमाग नहीं लगाना पड़े, इस बात को ध्यान रखना। और इसका अभी लेटेस्ट अगर उदाहरण दूं तो हनुमान बेनीवाल भाई साहब, राजनीति का ये समझ लो कि तगड़ा वाला खेल उसकी अंगुलियों में फंसा हुआ। समझ में नहीं आता कि ये गठबंधन किन किन के साथ करता है। कभी किसी के साथ, कभी किसी के साथ, कभी किसी के साथ, कभी किसी के साथ, पर हर बार परिणाम उनके पक्ष में आता है। फैक्ट एक नहीं है। तो बिल्कुल ये इतिहास गवाह है कि जाट बिरादरी के जो लोग होते हैं वे घाटे का तो कभी सौदा करेंगे ही नहीं, हमेशा फायदे में रहेंगे बेटे, तगड़े वाले। तो सुनो और समझो। तो रणजीत सिंह को लॉर्ड लेक ने कहा हम आपको 12 गांव की जागीरें देते, बताओ क्या विचार क्या है आपका? तो कहा 101% हम आपके साथ है। तो लॉर्ड लेक ने कुछ शर्तें लिखी कि इन शर्तों पर हस्ताक्षर करो। नंबर फर्स्ट, अंग्रेजों का दुश्मन आपका दुश्मन, अंग्रेजों के विरोधियों को आप शरण नहीं दोगे। हम जिनके विरुद्ध कार्रवाई करने जाएंगे उस दौरान आप हमारा साथ दोगे। रणजीत सिंह ने कहा मंजूर है, डना डन। तो देखो, सबसे पहले सहायक संधि किसने की? 29 सितंबर 1803 को। कान खोल के सुन लेना। अब सुनो, लॉर्ड लेक ने कहा रणजीत सिंह ने तो हमारा साथ दे दिया, अब क्या पता होलकर के विरुद्ध में सेना लेकर जाऊं और इसको शरण दे दे कौन से वर के राजा, तो क्यों नहीं अलवर के राजा के साथ भी कर लूं मैं कौन सी संधि? तो बताओ, सहायक संधि का प्रस्ताव लेकर लॉर्ड लेक पहुंचा कहां? और अलवर के राजा थे बख्तावर सिंह। बोलो कौन थे? अरे बोलो, हाँ जी, बख्तावर सिंह थे। अब बख्तावर सिंह के साथ आया अलवर के अंदर लॉर्ड लेक और संधि का प्रस्ताव लाकर दिया किसको? बख्तावर सिंह को। बख्तावर सिंह को कहा ये लोग बख्तावर सिंह जी। तो बख्तावर सिंह जिनका क्या है? तो कहा सहायक संधि है। तो कहा क्या सहायक संधि? के आप हमारे साथ
रहोगे और हमारी सहायता करोगे, और वही उसके ये कागज है, इन शर्तों पर आप क्या करो, हस्ताक्षर। तब बख्तावर सिंह ने कहा इनकी तो एक काम कर, हाँ हाँ बिल्कुल, कहा हम कोई भी अंग्रेजों के साथ संधि फंदी करने वाले नहीं है। तो लॉर्ड लेक ने कहा ओके, तो फिर जूठे खाने के लिए तैयार हो जाओ। तो बख्तावर सिंह ने कहा कि ये मत भूल लॉर्ड लेक कि मैं अकेला हूं, मेरे साथ मेरी आसपास की रियासतों के राजा भी है, हम संगठित होकर तुम्हारे ऊपर आक्रमण करेंगे। तो लॉर्ड लेक ने कहा किसको बुलाएगा? तो बिल्कुल बख्तावर सिंह ने कहा मैं भरतपुर के राजा रणजीत सिंह से सहायता लेकर हम दोनों मिलकर तुम्हें पराजित करेंगे। तो लॉर्ड लेक ने कहा 1 मिनट, फोन लगाया किसको? और रणजीत सिंह को फोन लगाकर कहा बात करो। अब बख्तावर सिंह बात कर रहा किससे? रणजीत सिंह। अब इसको राजस्थानी भाषा में समझाऊं तो बड़ा गजब का मजा आएगा। बख्तावर सिंह ने रणजीत सिंह को फोन लगाकर कहा कि रणजीत, ये 2 कोड़ी का अंग्रेज मेरे को धमकी दे रहा है कि संधि कर। मैंने तय कर लिया कि दोनों भाई मिलकर इस अंग्रेज को धमाधम फोड़ेंगे। तो रणजीत सिंह ने कहा देख भाई, थारे में जोर रहे तो ही पंगो लीजिए, मारो आस मत कर। तो कहा क्यों? तो कहा मैं संधि कर ली। मतलब समझे, राजस्थानी भाषा में तो हमने बात कर ली शॉर्ट फॉर्म में, हिंदी में सुन लो। मतलब जब अलवर के बख्तावर सिंह को बात पता चली कि हमारे जो समकालीन रियासतों के राजा उन्होंने भी अंग्रेजों के साथ क्या कर ली है, संधि कर ली, तो अंग्रेजों के साथ अब हमें दुश्मनी मोल लेनी नहीं चाहिए, हमें भी क्या कर लेनी चाहिए, संधि। पर बख्तावर सिंह ने लॉर्ड लेक को कहा कि संधि तो करूंगा पर मेरी कुछ शर्त है। तो लॉर्ड लेक ने कहा बताओ तुम्हारी क्या शर्त है? का नंबर 1, मेरा दुश्मन अंग्रेजों का दुश्मन। लॉर्ड लेक ने कहा मंजूर है। का मैं जिस पर अटैक करने जाऊं अंग्रेज कभी भी विरोधी की सहायता नहीं करेंगे। का मंजूर है। मेरे ऊपर कोई भी आक्रमण करने आए तो मेरी रक्षा का जिम्मा अंग्रेजों का, मुझसे पहले अंग्रेज जूते खाएंगे, उसके बाद में। लॉर्ड लेक ने कहा मंजूर है। तो एक बात बताओ, संधि तो रणजीत सिंह ने भी की, संधि बख्तावर सिंह ने भी की, पर दोनों में रात दिन का अंतर है। क्वेश्चंस अगर आपको सिंपल पूछे कि राजपुताना की पहली रियासत जिसने अंग्रेजों के साथ सहायक संधि की वो रियासत कौन सी है? भरतपुर। राजा कौन? सहायक संधि करने वाला अंग्रेज अधिकारी कौन? सहायक संधि लागू करने वाला गवर्नर जनरल कौन? देख लो, सवाल ऑटोमेटिकली कवर अप हो रहा है। पर अब अगर सवाल पूछ ले सर्वप्रथम रक्षात्मक एवं आक्रामक सहायक संधि किसने की, तब कहोगे अलवर के राजा बख्तावर सिंह ने। यानी एक टर्म्स और कंडीशन के साथ संधि हुई, रक्षात्मक एवं आक्रामक सहायक संधि। इस बात को कान खोल के सुन लीजिएगा स्टूडेंट, ये हुई थी नवंबर 1803 में, ध्यान रखिएगा। अब सुनो, अलवर के साथ संधि करने के बाद धौलपुर आए। कहां आए? और धौलपुर का राजा था कीरत सिंह। बोलो कौन सा सिंह? कीरत सिंह के साथ भी संधि कर ली, ऑब्लिक करके कीर्ति सिंह। बोलो कौन सा सिंह? कीर्ति सिंह के भी साथ संधि कर ली। अब लॉर्ड लेक को आभास हो गया कि राजपुताना की सीमा पर तो शरण नहीं मिलेगी किनको? मराठाओं को, क्योंकि अब हमने इनके साथ क्या कर ली है? संधि। ऐसे ही हैदराबाद के निजाम वगैरह इंडिया की भी कुछ रियासतों के साथ संधि की थी किसने? वेलेजली ने। अब हम तो सिर्फ राजस्थान की बात करेंगे। अब लॉर्ड लेक वापस आया, जल्दी से बताओ किसके पास? और वेलेजली को कहा कि हमने
उन रियासतों के साथ संधि कर ली, राजपूताना की रियासतों के साथ, जो मराठाओं का साथ देते थे, उनको अपने अधिकार में लेकर आ गए। तो लॉर्ड वेलेजलिन का ओके, सेना का पड़ाव उठाओ और लेकर जाओ और आक्रमण करो, किस पर? यशवंतराव होलकर पर। तो बताओ सेना लेकर कौन आ रहा है? बोलो। दोनों के बीच में धुआंधार और खतरनाक क्या हुआ? अब की बार और अनलिमिटेड जूते पड़े, किसके? वापस भागा कौन? होलकर। पीछे भागा कौन? यह होलकर भागकर कौन से पुर की तरफ आ रहा था? पीछे पीछे आ रहा था कौन? तो लॉर्ड लेक ने कहा, जा होलकर जा, आगे मेरा ही आदमी है। कौन सा सिंह? रंजीत सिंह। तुझे झांप लेगा और तुझे शरण नहीं देगा। तो बताओ, भरतपुर पहुंचा कौन? यशवंतराव होलकर। तब बिल्कुल रणजीत सिंह ने कहा, आओ आओ। अब आया होलकर, और होलकर ने आकर तो पहले अपनी भड़ास निकाली, कहा कि रणजीत सिंह, तुम पे भरोसा किया था, पर तुम तो दुश्मनों के साथ हो गए, आपसे उम्मीद ये नहीं थी। तो रणजीत सिंह ने कहा, क्यों नहीं होंगे होलकर? आपने हमें 5 गांव की जागीरें दी, 7 गांव की जागीरें दी, उन्होंने हमें 9 गांव की जागीरें दी है। तब होलकर ने कहा, अगर बात यही है तो हम आपको 12 गांव की जागीरें देते, बोलो क्या करना है? रणजीत सिंह ने कहा, डन, हम आपके साथ हैं। और कहा अपने पुत्र को, कहा बेटा इस होलकर को तू डीग ले जा। कहा? डीग जागीर थी, का डीग ले जा, और मैं दुर्ग के दरवाजे बंद करवा देता हूं, ताकि अंग्रेजों को यही आभास हो कि होलकर कहाँ है? भरतपुर के किले में। जहां तक कि होलकर कहाँ है? डीग के महलों में, और फिर वहां से 9-2-11। तो बिल्कुल रणजीत सिंह ने अपने पुत्र सहित होलकर को कहाँ शरण दे दी? डीग के महलों में, और दुर्ग के दरवाजे क्या करवा दिए? बंद, और बाहर लिखवा दिया, डू नॉट नॉक, डिस्टर्ब नहीं, डू नॉट डिस्टर्ब। ये दुष्ट आत्माओं, तुम बिजी होने भी चाहिए, डिस्टर्ब उन्हें किया जाता है जो बिजी होता है, तुम तो ऑलरेडी डिस्टर्ब हो। अरे डू नॉट नॉक, खटखटाए नहीं। और कोष्टक में आगे लिख दिया, विशेषकर EIC, ईस्ट इंडिया कंपनी। अब जब स्टूडेंट लॉर्ड लेक आया, दुर्ग के दरवाजे बंद थे, लॉर्ड लेक ने आकर जोर जोर से दरवाजा खटखटाया, ओपन द डोर, ब्लडी। आगे और भी बहुत कुछ बोला। रणजीत सिंह ने कहा, इग्नोर, का चिल्लाने दो। अच्छा, क्या पंचायत स्टार्ट हुई? इंग्लिश ज्यादा समझ में आ गई? ध्यान रखना, या लॉर्ड लेक की सेना में ही भर्ती करवाऊंगा। दुष्टी गई के, समझ लो मर लो। छपाऊं? अरे छपाऊं क्या? हाँ, सावधान रहे, सतर्क रहे। इनको B11 और B12 बैच के बारे में बताना। दुष्टी गई के, पढ़ लो मर लो, सही कह रहा हूं, फायदे में रहोगे। कुछ को तो जानकारी मिल गई होगी, मिली? नहीं मिली तो जानना ही नहीं है। ध्यान रखना, चुपचाप पढ़ाई करो बस, और गप्पा पंचायत बिल्कुल ही नहीं लगानी। हाँ, वैसे हम राजस्थानियों का ये पैतृक काम है पंचायती करना। हमें किसी बात का पता नहीं तो भी धमाधम गप्पे मारना, किसी के ऊपर आरोप लगाना, हम बैठे हैं ना, भले बात का पता ही मत हो, क्योंकि ये हमारे राजस्थान की खासियत है। दूसरे घर की पंचायत हमें अच्छे से करना आता है, और जब हमारे घर की बात आती है तो कहते नहीं हम साफ सुथरा है। वो साफ सुथरा, उसके पड़ोसी को पूछो, वो 1000 बात बता देगा उसके बारे में। इसीलिए तो कहते हैं कि तू अपनी
कमियों पर ध्यान, सॉरी अच्छाइयों पर ध्यान दे, कमियां निकालने के लिए तो जमाना है। समझ में आया कि नहीं आया? तो मरो गपे मत ठोको, देख लो मर लो। तो स्टूडेंट बिल्कुल, जब लॉर्ड लेक को पता चल गया कि रणजीत सिंह ने सहायक संधि का उल्लंघन किया है, तब लॉर्ड लेक ने कहा रणजीत सिंह अब हम तुझे छोड़ेगा नहीं, दुर्ग की दीवारों को उड़ाकर हम पूरे भरतपुर पर क्या करेगा, अधिकार। रणजीत सिंह ने कहा कर ले। मतलब समझे, दुर्ग की घेराबंदी शुरू हुई। कौन से दुर्ग की बोलो? हाँ, अब बोर्ड पर देखो, ये दुर्ग है आपका, बताओ कौन सा? भरतपुर का। मानते ये भरतपुर का दुर्ग है, और ये भरतपुर दुर्ग की दीवार है, ठीक है। यहां पर ये गेट लगा हुआ है, और ये बाहर सेना खड़ी है, किसकी? लॉर्ड लेक की। लॉर्ड लेक ने आदेश दिया कि भरतपुर दुर्ग के चारों तरफ तोपें तैनात कर दो। क्या तैनात कर दो? तोपें तैनात कर दो, और तोपों से दुर्ग की दीवारों को उड़ा दो। तो बिल्कुल स्टूडेंट, लॉर्ड लेक ने भरतपुर दुर्ग के चारों तरफ तोपें तैनात करके अंदर बारूद डाल के बारूद दागा। किन पर? भरतपुर दुर्ग की दीवारों पर। दीवारों के जाकर बारूद टकराया तो आपको पता है विस्फोट होगा, और विस्फोट होगा तो धुआं वगैरह होगा। तो धुआं वगैरह हुआ चारों तरफ भयंकर वाला, और कुछ यूं गिरने की आवाज आई। तो बड़ा खुश हुआ लॉर्ड लेक का, दुर्ग की दीवारें टूट गई। पर जब धुआं हटा तो हालात बदल गए, जज्बात बदल गए। किसके? लॉर्ड लेक। लॉर्ड लेक ने आगे सीन देखा तो कहा ओ माय गॉड, मैं बारूद दाग था, उधर से धूड़ा आता। क्या आता? हाँ, राजस्थानी भाषा में बोले तो रेत। हाँ, धूड़ा धूड़ा। मतलब समझे, जब आप आर्ट एंड कल्चर में दुर्ग पढ़ोगे ना, सुन लो, आर्ट एंड कल्चर में जब आप दुर्ग पढ़ोगे तो भरतपुर दुर्ग की एक खूबी बताई जाएगी आपको कि भरतपुर दुर्ग का जो निर्माण हो रखा था दीवारों का, वो दोहरा परकोटे में हो रखा था। कौन से परकोटे में? अब दोहरा परकोटा क्या होता है समझो। एक तो ये दीवार, और इस दीवार के बाहर एक और दीवार, एक और दीवार। तो बताओ ये भरतपुर दुर्ग और इसके बाहर कितने कोटे हो गए? दो, दोहरे दीवारों में निर्मित। इन दोनों दीवारों के मध्य भरी हुई थी रेत। क्या भरी हुई थी? ताकि दुश्मन बाहर से बारूद दागे तो प्रथम दीवार टूटे, और प्रथम दीवार टूटकर जब बारूद अंदर की तरफ जाएगा तो इस रेत में धंस जाएगा, उसकी रफ्तार कम हो जाएगी और मुख्य दीवार तक पहुंचेगा, उसके पहले बारूद खुद रुक जाएगा, और मुख्य दीवार सैफ की सैफ। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? घूम घूम कर बारूद दाग रहा था, पर हर जगह से क्या आ रही थी? बार रेत आ रही थी। लॉर्ड लेक ने कहा ये क्या दुर्ग है, हम बारूद दागता अंदर से रेत आता। तो अब लॉर्ड लेक बड़ा मास्टरमाइंड था। लॉर्ड लेक ने कहा अब हम दरवाजे को उड़ाएगा। किसको? तो बिल्कुल तोपों को किसके सामने लगाया गया? दरवाजे के सामने लगाया गया। तो अगर इसको मैं काल्पनिक मूवी की तरह बताऊं, टीवियों में बताया जाता है, तो बारूद जो दागा, बारूद दरवाजे के टकरा कर वापस लॉर्ड लेक की तरफ गया। ऐसा हम देखते कि नहीं देखते मूवियों में? साला हीरो इतना एक्टिव होता है कि विलन जब गोली ठोकता है तो वो गोली आती है ना, तो हीरो कई बार गोली ऐसे निकल जाती है, पीछे से यूं पकड़ लेता है ना, और वापस यूं फेंकता है। मतलब जितनी वो स्पीड से चलाई गई उतनी स्पीड से, उससे कई गुना स्पीड से फेंक दी वापस। किसने? विलन ने। तो साला बंदूक की जरूरत कहाँ? फिर तो उसे गोलियां लेकर ऐसे ही फेंकनी चाहिए, है ना। पर उसके पहले एक चीज लिखी हुई आती है, ये सब काल्पनिक है।
सही है कि नहीं है? तो वैसे ही सुनो, लॉर्ड लेक दरवाजा उड़ाने हेतु आया, बारूद दागा, दरवाजा नहीं टूटा। बड़ा परेशान हो गया कौन? लॉर्ड लेक। आखिरकार रणजीत सिंह जी ऊपर से देख रहे थे, रणजीत सिंह ने कहा तोड़। क्या तोड़? दरवाजा तोड़। लॉर्ड लेक ने कहा भैया ये दरवाजे और दीवारें टूटती क्यों नहीं है? तो कहा जंग रोधक सीमेंट का कमाल। टीवी में ऐड देखते हो ना कि जंग रोधक सीमेंट का कमाल। टूटेगी कैसे? ये अंबुजा सीमेंट से बनी हुई है ना? बताते हैं ना? हाँ, जिसके वो क्या कण कण में है लोहे जैसा मजबूती का दम। तो स्टूडेंट वैसे ही रीजन सुनो इस दरवाजे का। इस दरवाजे की भी एक बहुत बड़ी कहानी है। मैंने क्या कहा? जाट जो होते हैं वो बेटे गजब अनोखे काम करता है। तो भरतपुर के जाटों में एक राजा हुआ जवाहर सिंह। कौन हुआ? जवाहर सिंह का पंगा था मुगलों के साथ। किनके साथ? तो जवाहर सिंह ने बदला लेने के लिए अपनी सेना लेकर दिल्ली गए और मुगलों के सेना को ठोका भी था। पूर्णतः दमन तो नहीं कर पाए पर तो भी पराजित किया था मुगलों की सेना को। पराजित किया तो जवाहर सिंह ने कहा साला युद्ध तो काफी जाटों ने लड़े हैं, हमारे इस युद्ध को याद किया जाए इतिहास में, इसलिए कुछ न कुछ ऐसा कारनामा करो। क्या करो? कारनामा करो। कारनामा ऐसा करो कि लोग हमें याद करें। तो कहा क्या करें? तो कहा सैनिकों का धन लूट ले। का नहीं, लूट मार तो पहले ही हुई है, लूट मार नहीं करेंगे। तो कहा तो क्या करें? तो कहा एक काम करते। कहा क्या? कि ये दिल्ली के आगे, दुर्ग के आगे दरवाजा बड़ा तगड़ा लगा हुआ है, तोड़ लो, हम अपने घर के बाहर लगाएंगे। तो ध्यान रखिएगा ये दरवाजा जवाहर सिंह दिल्ली से तोड़कर भरतपुर लेकर आए और भरतपुर के किले के बाहर लगाया। इस दरवाजे की खूबी थी ये 8 धातुओं से बना हुआ था। कितनी? अष्ट धातु निर्मित दरवाजा था। इस पर कोई भी बारूद फारूद भी काम नहीं करता था। और ये कहा जाता है कि जवाहर सिंह ने, ये तो मैंने तुम्हें समझाने के लिए बताया, जब राजस्थान हिस्ट्री विस्तृत रूप से पढ़ोगे तो ये दरवाजा दिल्ली सल्तनत के सुल्तान राजस्थान से ही लेकर गए थे। तब जवाहर सिंह ने कहा ये हमारे राजस्थान की धरोहर है, ये दिल्ली में क्या कर रहा है दरवाजा, इसे तोड़कर वापस हमारे यहाँ लो और हम भरतपुर दुर्ग के बाहर लगाएंगे। समझ में आया कि नहीं आया? उस वजह से इस दरवाजे पर बारूद भी काम नहीं कर रहा था। लॉर्ड लेक भरतपुर को जीतने में क्या रहा, पर राजस्थानी भाषा में कहूं तो लॉर्ड लेक बड़ा नकटा आदमी था। लॉर्ड लेक ने कहा कोई बात नहीं रणजीत सिंह, जब तक तुम बाहर नहीं आएगा तब तक हम घेराबंदी डाल के बैठे रहेगा। तो घेराबंदी लंबे समय तक जारी रखी। बताओ किसने? लॉर्ड लेक ने। तो रणजीत सिंह का अंदर दुर्ग में सब्र टूटा और रणजीत सिंह ने लॉर्ड लेक को आकर कहा क्यों नहीं नए सिरे से संधि कर लेते हैं। तो सुनो और समझो, पहली संधि आपने पूरी याद कर ली। अब आप प्रश्न अच्छे से सुनो और सीधे उत्तर दो। मैं आपसे पूछता हूं, सर आज तो आप फुल कैरेक्टर में हो। हाँ बिल्कुल, क्योंकि आज अंग्रेजों की बंदोलियां निकल रही है ना, इसलिए। इतने दिन तो हम धुआं धार और खतरनाक लड़ रहे थे, अब तो सीधा नो टॉक नो वॉक, फैसला ऑन द स्पॉट। समझ में है ना? तो कोई भी, मैंने क्या कहा, टॉपिक पढ़ो तो उस टॉपिक के किरदार में डूब जाओ, हर चीज आपको अच्छे से याद होगी। अब देखो नंबर फर्स्ट सवाल मेरा, बताइए स्टूडेंट, सहायक संधि किस गवर्नर जनरल ने लागू की? बोलो। बहुत बढ़िया। सहायक संधि करने वाली रियासत कौन सी सर्वप्रथम? भरतपुर के राजा कौन? बोलो।
जल्दी से बताओ, राजपूताना की रियासतों के साथ सहायक संधि करने वाला अंग्रेज अधिकारी कौन? बोलो। ओके। रक्षात्मक एवं आक्रामक सहायक संधि सर्वप्रथम किस रियासत ने की? अलवर के राजा। बहुत बढ़िया। जल्दी से बताओ, धौलपुर के किस राजा ने अधीनस्थ सहायक संधि की थी? कीरत सिंह। कौन सा सिंह? या फिर कीर्ति सिंह? कौन सा सिंह? बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? अरे आया ना। सवाल सुनो। पहली रियासत जिसने सहायक संधि का उल्लंघन किया? बोलो। वह रियासत जिसके साथ 2 बार सहायक संधियां हुई। पहली बार 1803 में, दूसरी बार 1805 में। बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? अब देख लो, सहायक संधि का हमने एक भी पॉइंट नहीं लिखा, पर पूरी की पूरी चीजें क्या हो गई। सहायक संधियां और भी रियासतों के साथ हुई थी। मारवाड़ के मानसिंह के साथ भी 1803 में हुई, और आमेर के जगत सिंह द्वितीय के साथ भी सहायक संधियां हुई। पर इस सहायक संधियों के बाद क्या होता है, लॉर्ड वेलेस्ली को वापस गवर्नर जनरल पद से हटा दिया जाता है। दूसरा गवर्नर जनरल आता है, तब लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि पर कोई ध्यान नहीं देता है। समझ में आया कि नहीं आया? तो हेडिंग डालो जल्दी से, सहायक संधि। सहायक संधि फास्टली। सहायक संधि। आज कितने दिन से हमारी क्लास लगी रही? 5-7 दिन। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है मैं 1-2 महीने से आया हूं वापस? आपको भी लग रहा है? क्यों? क्या कनेक्शन? कौन सा कनेक्शन? बिजली का? अरे बोलो। गुरु शिष्य? क्या गुरु शिष्य? इस उम्र में गुरु शिष्य का कनेक्शन हो ही नहीं सकता। B11 और 12 वालों ने गुरु शिष्य का कनेक्शन बनाया था, अच्छे से उन्होंने निभाया भी। ध्यान रखिएगा। आप बहुत बढ़िया स्टूडेंट, आप तो चुपचाप पढ़ाई करो। इकोनॉमिक्स तो हो गई। हाँ, मुझे जानकारी मिली, निर्मला सीतारमण ने पढ़ा था। अभी बीजेपी का आपको बताओ तो घोषणा पत्र आया है, उसमें बिल्कुल एक पॉइंट लिखा हुआ था कि B8 बैच के अंदर इकोनॉमिक्स पूरी हुई, उसका सर्वांगीण विकास अब उन पर ही निर्भर करता है कि इकोनॉमिक्स किसकी पूरी हुई। ध्यान रखिएगा, लिखो जल्दी से, आगे बढ़ो। नेक्स्ट पॉइंट में लिखो स्टूडेंट, सहायक संधि लिख लिया। सहायक संधि से फर्स्ट एरो निकाल कर लिखो। चलो मैं ही लिख रहा हूं, देख लो। सहायक संधि। सहायक संधि से फर्स्ट एरो निकाल कर लिखो, गवर्नर जनरल, आवाज नहीं रही, लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा लागू। कब लागू की रहा आप में से कोई बताएगा? बहुत बढ़िया, 1798। लागू 1798 ईस्वी में हो गई थी, पर राजस्थान के अंदर ये संध्या स्टार्ट हुई थी 1803 में। लिखोगे उद्देश्य, राजपूताना की रियासतों को EIC के घेरे में लाना। EIC का मतलब समझ गए ना, ईस्ट इंडिया कंपनी। फिर लिखोगे सहायक संधि या सहायक संधिया करने वाला
अंग्रेज अधिकारी, बताओ कौन था? लॉर्ड लेक। लॉर्ड लेक सर्वप्रथम रियासत, सर्वप्रथम रियासत में लिखोगे स्टूडेंट, बताओ कौन सी? भरतपुर। और भरतपुर के राजा जो थे रणजीत सिंह। तारीख लिखोगे कितनी? 29 सितंबर 1803। ओके, उसके बाद स्टूडेंट सर्वप्रथम रक्षात्मक एवं आक्रामक सहायक संधि किसने की थी रे? अलवर रियासत। अलवर के राजा कौन थे रे? राजा बख्तावर सिंह। तारीख कितनी थी? तारीख यहां पर लिख रहा हूं, अगर पूरी तारीख लिखना चाहते हो तो 14 नवंबर 1803 लिख लो जल्दी से। लिख लिया? जल्दी से लिखो। लिख लिया क्या? जल्दी से लिखो। लिख लिया? ओके, अब लिखो अन्य रियासतों के साथ सहायक संधि। इसी के नीचे लिख लो अन्य रियासतों के साथ सहायक संधि। अन्य रियासतों के साथ सहायक संधि, बताओ धौलपुर के किस राजा के साथ हुई? बिल्कुल लिख लो धौलपुर, आगे बराबर करके लिख दो कीरत सिंह, कीर्ति सिंह। धौलपुर, कीरत सिंह, कीर्ति सिंह। लिख लिया? नेक्स्ट मारवाड़। मारवाड़, मारवाड़ में लिखो मानसिंह। मारवाड़ में मानसिंह। और उसके बाद लिखो आमेर। आमेर में लिखो जगत सिंह द्वितीय। लिख लिया? अरे लिख लिया ना? अब सुनो स्टूडेंट, अब ये तो सहायक संधियां हो गई थी राजस्थान की काफी रियासतों के साथ, और इन संधियों के तहत इन रियासतों को तो अंग्रेजों ने अपने घेरे में ले ही लिया था, ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने घेरे में ले लिया था। उसके बाद क्या हुआ? लॉर्ड वेलेस्ली
गवर्नर जनरल पद से हट गए तो ये प्रोसेस आगे बढ़ी नहीं। नया गवर्नर जनरल बनकर जो आया उसने इस प्रोसेस को कोई महत्व नहीं दिया, बिल्कुल खारिज कर दिया। जब ये प्रोसेस एंड हो गई तो उसके बाद उस गवर्नर जनरल के बाद नया गवर्नर जनरल आया जिसका नाम था लॉर्ड हेस्टिंग्स। क्या नाम था? लॉर्ड हेस्टिंग्स। कहते हैं ना, काम करने का अनुभव नहीं हो तो पिछले वाले ने काम कैसा किया उसका काम देखकर उसके आधार पर अगर हम काम करें तो काम में हमें जरूर सफलता मिलती है। तो लॉर्ड हेस्टिंग्स जो था, उस लॉर्ड हेस्टिंग्स ने संधि पढ़ी लॉर्ड वेलेजली की, कौन सी? सहायक संधि। और लॉर्ड हेस्टिंग्स ने कहा सहायक संधि के तहत हमें राजपूताना की काफी रियासतों में प्रवेश भी मिल चुका है और वो हमारी सहायता, यानी हमने उनके ऊपर पूर्णतः नियंत्रण भी कर लिया। अब उसी सहायक संधि की जगह लागू करो दूसरी रियासतों के लिए, और इनमें से भी उन रियासतों के लिए जो सहायक संधि की शर्तों की पालना नहीं कर रही है। एक नई संधि करो, अधीनस्थ संधि। कौन सी संधि? जिसको आप अधीनस्थ पार्थेकैकी नीति भी कहा गया इसको। तो इसको शॉर्ट में अधीनस्थ संधि। अब देखो शब्द देखो, दूसरी संधि आ रही है, लागू कर रहा है कौन? लॉर्ड हेस्टिंग्स। कौन? याद करने का तरीका बता देता हूं। अभी तक हमने कितनी संधियां पढ़ी है? उन दोनों संधियों के साथ कितने गवर्नर जनरल का जिक्र हुआ? 2। तो साथ ही साथ में संधि और संधि को लागू कंडक्ट करने वाला गवर्नर जनरल भी हमें अच्छे से याद होना चाहिए। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? अब सुनो और समझो आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। तो स्टूडेंट बिल्कुल, अब शब्द देखो संधि का, अगली वाली संधि का, अधीनस्थ संधि। कौन सी संधि? तो देखो हमारे राजस्थान की रियासतों के राजाओं के हाल देखो, अधीनस्थ संधि। अब इस अधीनस्थ संधि का उद्देश्य क्या, मुझे नहीं लगता कि आपको बताना चाहिए। यहां पर शब्द देखो, अधीन प्लस अस्थ। इसका मतलब समझे, हमने पहले तो सिर्फ रियासतों को अंग्रेजों के घेरे में लिया। अब इन रियासतों पर इतना नियंत्रण कर लो, इतना पूर्णतः नियंत्रण स्थापित कर दो, रियासत के राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों को राजाओं से छीनकर हमारे हाथों में ले लो, ताकि वो रियासत और उस रियासत का राजा EIC के अधीन हो जाए। क्या हो जाए? अधीन हो जाए। अब अधीन होने के कारण क्या होंगे आपको पता है? सिर्फ 2 पॉइंट जानो। देश आजाद होने से पहले 1570 के बाद तो मुगलों के अधीन हो गए। समझ में आया कि नहीं आया? मुगल दरबार में अधीनताएं वगैरह स्वीकार की। मुगलों का वर्चस्व कम हुआ तो रियासतों के अंदर आंतरिक संघर्ष प्रारंभ हुआ। आंतरिक संघर्ष के साथ साथ बाह्य आक्रमण भी। बाह्य आक्रमण के अंदर पिंडारियों का और मराठाओं का, जो मैंने तुम्हें हर राजवंश में पढ़ाया। पिंडारियों और मराठाओं से राजाओं ने सहायताएं भी ली, एवज में उन्हें क्या देते? चौथ देते। और मराठाओं को राजपुताना मिल गया सिर्फ लूटने के लिए, चौथ की वसूली के लिए। अब बिल्कुल स्टूडेंट, रियासतों के राजा बाह्य आक्रमणों से, मराठाओं को दी जाने वाली चौथ से, पिंडारियों के आक्रमण से और आपसी जागीरदारों के झगड़ों से क्या हो चुके थे? परेशान। रियासत के राजा को खुद को लगने लगा था कि अब हमारा स्वतंत्र अस्तित्व खतरे में है, तो क्यों नहीं सहायता ले ली जाए अंग्रेजों की। तब इन्होंने अंग्रेजों का दामन थामा और अंग्रेजों के साथ की अधीनस्थ संधि। बोलो क्या की? अधीनस्थ संधि राजस्थान की हर रियासत के साथ होगी, हर
रियासत के साथ होगी भरतपुर, अलवर, धौलपुर को छोड़कर। क्यों? क्योंकि इनको तो सहायक संधि के तहत ही अंग्रेजों ने पूर्णतः नियंत्रण स्थापित कर लिया। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? तो इन चीजों को प्रैक्टिकली समझो, ऑटोमेटिकली समझ में आएगी। तो न तो अलवर के साथ अधीनस्थ की जरूरत पड़ेगी, न भरतपुर के साथ अधीनस्थ की जरूरत पड़ेगी, न धौलपुर के साथ अधीनस्थ की जरूरत पड़ेगी। अब जब अधीनस्थ संधि की प्रोसेस शुरू हुई और शुरू करने वाला अंग्रेज अधिकारी मतलब वही गवर्नर जनरल जो था वो था लॉर्ड हेस्टिंग्स। बोलो कौन था? इस लॉर्ड हेस्टिंग्स ने, याद रखिएगा, दिल्ली से भेजा एक अंग्रेज अधिकारी। बताओ क्या भेजा? अंग्रेज अधिकारी जो करेगा रियासतों के साथ, बताओ कौन सी संधि? जैसे लॉर्ड लेक ने की थी ना, वैसे ही अधीनस्थ संधि करने हेतु भेजा जिस व्यक्ति को, उसका नाम था चार्ल्स मैटकॉफ। बोलो क्या नाम था? चार्ल्स मैटकॉफ। समझ में आया? अब सुनो, सबसे पहली रियासत जिसने की थी अंग्रेजों के साथ अधीनस्थ संधि, वो थी रोली। बोलो, अरे बोलो, करौली। और करौली ने ये संधि की थी 9 नवंबर 1817 को। बोलो कब की? 9 नवंबर 1817 को। और रियासत का राजा था हरबख्श पाल सिंह। बोलो कौन था? अरे बोलो मरो। हाँ, इसने सबसे पहले संधि की। और राजस्थान की हर रियासत संधि करेगी, तो हर एक को तो याद कर नहीं सकते। आपको फास्ट और सबसे लास्ट याद रखनी है रोही। और सिरोही का राजा था शिव सिंह। बोलो कौन था? जिसने संधि की 11 सितंबर 1823 को। बोलो कब की? 11 सितंबर 1823 को। राजपूताना की सभी रियासतों के साथ संधि करने वाला अंग्रेज अधिकारी कौन? इस संधियों के तहत कुछ रखी गई थी, जल्दी से बताओ क्या? अरे बोलो। नंबर फर्स्ट शर्त ये थी, रियासत का राजा अंग्रेजों की बिना उपस्थिति के कोई भी निर्णय नहीं ले सकेगा। देख लो, तो ये क्या था? एक पूर्णतः नियंत्रणी। दूसरा, रियासत के राज्य की सुरक्षा का जिम्मा EIC का। EIC सुरक्षा के तहत अपनी बटालियंस, अपनी सेना तैनात करेगी। किसकी सहायता हेतु? राजा की सहायता हेतु। पर उस सेना का पूरा खर्चा जो उठाएगी वो रियासत का राजा उठाएगा, और इसके एवज में हमें भी एनुअली इनकम देनी पड़ेगी। तो बताओ, अब रियासत के राजा का खजाना किसके पास जा रहा है? अंग्रेजों के पास। और सुनो, जिस रियासत में हमें लगेगा कि यहाँ के राजा के सहयोग हेतु हमें एक अंग्रेज अधिकारी नियुक्त करना है, तो बिल्कुल हम इस सहायक और अधीनस्थ संधि के तहत एक अधिकारी नियुक्त करेंगे जो कहलाएगा रेजिडेंट। क्या कहलाएगा? और फिर क्रांति के दौरान इसी रेजिडेंट को कहा जाएगा पॉलिटिकल एजेंट। क्या कहा जाएगा? बोलो समझ में आ गया? और सबसे पहले मेवाड़ का जो पॉलिटिकल एजेंट बनाया गया, वो बनाया गया कर्नल जेम्स टोड को। किसको? और कर्नल जेम्स टोड ने पूरा सहयोग दिया चार्ल्स मैटकॉफ को रियासतों के राजाओं के साथ संधि करवाने हेतु। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? अरे आया ना। 1818 में अधिकांश संधियां हो गई। कौन से सन में? 1818 में हो गई थी। राजस्थान की जितनी कितनी भी रियासतें थी, उनमें से 80% रियासतों ने 1818 में कर ली। और चार्ल्स मैटकॉफ ने अपनी रिपोर्ट भी भेज दी। कहाँ? दिल्ली। कहा कि हमने राजस्थान की राजपूताना की जो रियासत है उन पर पूर्णतः
नियंत्रण कर लिया है। नियंत्रण का मतलब संध्या कंप्लीट हो गई, अब आप अपनी आगे प्रोसेस बढ़ाओ कि करना क्या है। तब ध्यान रखना स्टूडेंट, दिल्ली के अंदर इसी राजस्थान की संपूर्ण रियासतों पर नियंत्रण करने हेतु एक 1818 में एक डिपार्टमेंट का गठन किया गया, एक रेजिडेंसी का गठन किया गया, जिसको तुम कहते हो राजपुताना रेजिडेंसी। बोलो क्या नाम था, बोलो। अब देखो पहली बात, एक बात बताओ, अब अच्छे से समझना, ये चार्ल्स मेडकोप ने अधिकांश संध्या अधीन संध्या कब की थी, और पत्र भेजा जल्दी से बताओ कहाँ, कि हमने अधिकांश रियासतों के साथ क्या कर ली है। पर एक बात सुन लेना, 3 रियासतों के साथ अधीन संध्या नहीं की थी किसने, वो 3 कौन सी थी, जूते पड़ेंगे उनके साथ तो अधीन संध्या हुई नहीं, तो कहाँ जरूरत है। 3 रियासतें थी, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। इनके साथ अधीन संधि करने वाला अंग्रेज अधिकारी दूसरा था। आप में से कौन सा स्टूडेंट है जो मुझे ये बताएगा कि डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ के साथ इस अंग्रेज अधिकारी ने सहायक संधि अधीनस्थ संधि की। मैंने कहा ना स्पेसिफिक चीज जानो, कौन बताएगा, जिसको आ रहा है जल्दी से हाथ खड़ा। एक और कोई, 2, जॉन मेलकम। कौन था ये जॉन मेलकम, कौन था, कौन बताएगा। जॉन मेलकम कौन था सर, अंग्रेज था, अंग्रेज है ना, हाउ था, हाउ, क्रिस गेल जैसा है ना, कौन बताएगा। और कोई, एनीबडी, हाँ वो तो दिख रहा, नो बडी। ये जॉन मेलकम जो था मालवा का एजीजी था। कहाँ का, मालवा का एजेंट टू गवर्नर जनरल था, मालवा का एजीजी था, जिसने एक अंग्रेज अधिकारी को भेजा, उसको कहा कि जा डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के साथ कौन सी संधि कर, अधीनस्थ संधि। तो कान खोल के सुन लेना, आप सीधा पहले शब्द याद कर लो, वागड़ प्रदेश की रियासतों के साथ अधीनस्थ संधि जॉन मेलकम ने की। और टॉप लेवल का सवाल है कि जॉन मेलकम ने किस अंग्रेज अधिकारी को भेजा संधि करने है, तो ये कल उत्तर संभाल कर लेकर आओगे अगर मिले तो, वरना दिमाग मत लगाना, खराब हो जाएगा, थोड़ा ही चलता है, हैंग हो जाएगा। अब सुनो, बोर्ड पर देखो, जब पूरी रियासतों के साथ संधि हो गई, ये रहा हमारा कौन सा थान, राजस्थान, और राजस्थान की रियासतों के सभी रियासतों के साथ अधीनस्थ संधि हो गई, तो संपूर्ण राजस्थान की रियासतों को ईआईसी के घेरे में तो लेकर आ गया, पर अब पूर्णतः नियंत्रण है, तो जगह बताओ कौन सी है, दिल्ली। और दिल्ली में स्थापना की जा रही है राजपुताना रेजिडेंसी की। बोलो किसकी, हाँ पूछ ले, इसकी सर्वप्रथम स्थापना कब हुई, 1818। कहाँ हुई थी, दिल्ली में। इसका अधिकारी जो बनाया गया, रेजिडेंट जो बनाया गया, सबसे पहले रेजिडेंट फॉर राजपुताना जिसे बनाया गया था, उसका नाम था सर डेविड ऑक्टरलोनी। बताओ कौन सा लोनी, सर डेविड ऑक्टरलोनी। कौन सा लोनी, हाँ ऑक्टरलोनी, टेक्टरलोनी नहीं, ऑक्टरलोनी। कौन सा लोनी, हाँ पूरा याद नहीं हो तो गोली मारो, ऑक्टरलोनी। समझ में आया। अब सुनो, अब स्टूडेंट देखना, अच्छे से देखो और समझो, नियंत्रण किस पर कर रहा है, राजपुताना की
रियासतों पर। कहां से कर रहे हैं? दिल्ली से। कहां से कर रहे हैं? अब सुनो और समझो, एक छोटा सा उदाहरण सुनो। स्टूडेंट, ग्रामीण क्षेत्र के कौन कौन है? जल्दी से हाथ खड़े करो। जो ग्रामीण क्षेत्र के हैं पूरे हाथ खड़े करो। पूरे पूरे, हाँ पूरे हाथ। पूरे हाथ का मतलब ऐसे पूरा हाथ, बीच में से यूं थोबली नहीं लगानी है। हाँ, हेल्पिंग वर्ब लगा रहे हैं बेटे। हाँ ठीक है, जय हो। आपको पता है ग्रामीण क्षेत्र के अंदर किसान जो होते हैं, अब किसान के बाड़ा होता है, बाड़ा, बाड़े के अंदर जानवर बांधते हैं ना। उनमें से, जानवरों में से आपने कई बार देखा होगा, कई बार हमारे पापा जानवर खरीदते हैं तो साला कई बार गाय नकटी आ जाती है, जो बार बार क्या तोड़ा देती है? अरे बोलो, खूंटा तोड़ा देती है। और खूंटा इसलिए तोड़ा देती है क्योंकि वो गाय अपने बछड़े को जाकर क्या पिला देती है? दूध। ठीक है, अब गाय बार बार खूंटा तोड़ा देती है। पापा आए और पापा ने जबरदस्त बढ़िया क्या खोदा, खड्डा, खाडा नहीं खड्डा, खाडा खोदा। क्या तुम जाओगे उसमें? दुष्टी गई के। खड्डा खोदा। क्या खोदा? और खड्डा खोद कर वो लकड़ी का जो खूंटा होता है उसमें लगाया, और छोटे छोटे क्या डाले? पत्थर, और बढ़िया ठोका, और ठोक कर रेत डालकर बढ़िया कूट कर बढ़िया खूंटा मजबूत लगा दिया, और मजबूत लगाकर बांध दी किसको? और घर पर आ गए। अब घर पर आ गए, 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा बैठे, पर उनका मन नहीं माना। तब उन्होंने हमें बुलाया कि कालिया अठमर। हाँ, घर में मैंने कहा ना सबके उपनाम होते हैं। हाँ बिल्कुल, कालियो धोलियो। और हम छोरों के तो मैंने उपाधियां पहले ही बताई है, रोजड़ा हटा। और रोजड़े को कहते जा दूसरे रोजड़े को देख, मतलब गाय को देख, उसने खूंटा तोड़ाया या नहीं तोड़ाया। तो बिल्कुल पापा बुलाते कि इधर आ, तो बिल्कुल हम आते हैं कि हाँ पापा, कि जा बाड़े में देख कर आ उस गाय ने, ऐश्वर्या ने खूंटा तोड़ाया या नहीं तोड़ाया। बिल्कुल, किसी का नाम तो नहीं है ना? अरे किसी का नाम तो नहीं है? हाँ कोई बात नहीं है, तो छो हो। हमारे गांव के अंदर जानवरों के बॉलीवुड पूरा हमारे बाड़े में होता है, पर वह नाम सही नहीं रखे जाते हैं। ऐश्वर्या के बच्चे का नाम होता है अभिषेक। ध्यान रखिएगा। हाँ, ऐश्वर्या, करीना, करिश्मा सब आपको वही मिल जाएगी। हाँ, और देखो बिल्कुल उनका देखो पहचानने की आवाज भी देखो, जब मम्मी सुबह मतलब बाड़े में जाती है तो बाड़े से बाहर ही मम्मी आवाज लगाती है करिश्मा, तो उधर से आवाज आ जाती करिश्मा क्या, है ना? तब आता है सबसे शानदार मजा। बिल्कुल सही है। और हम वहां पे जाते तो ऐश्वर्या ऐश्वर्या को आवाज ही नहीं लगाते, कहता वो अभिषेक क्यों का टिमरियो है, क्योंकि उसको जब दूध पिलाया जाता है तो वो बेटा पूरी गली में दौड़ कर आता है, दूध का पाचन होता है ना। हाँ, तो अब ऐसे ही सुनो स्टूडेंट्स, तो बड़ा गजब का मजा है। ये मैंने उदाहरण यहाँ पर क्यों दिया? अब पापा ने हमें भेजा कि जा बाड़े में देख कर आ गाय बंधी हुई है या नहीं। हम आए, हमने देखा तो गाय खूंटा लेकर गई और बछड़े के पास जाकर क्या पिला रही है? दूध। अब बाड़े से हम हुसैन बोल्ट से भी फास्ट आए, घर पर आए और घर पर आकर कहा फा फा, खूंटा तोड़ दिया। अब एक बात बताओ, ये उदाहरण मैंने क्यों दिया? तभी तो कहते हैं राजस्थान है प्रधान। यहां बाड़े के अंदर हम एक गाय को कंट्रोल नहीं कर सकते, ये गहले अंग्रेज कह रहे हैं हम दिल्ली से राजस्थान को कंट्रोल करेंगे, क्या हो जाएगा क्या? तभी तो कहते हैं वो राजस्थान है प्रधान। मतलब 1818 में अधीनस्थ संध्या होने के बावजूद भी अंग्रेज राजपूताना की रियासतों पर पूर्णतः नियंत्रण नहीं कर पाए। इसका रीजन सुनो, मैं अब भी बता देता हूं आपको। इसका रीजन जो था, इसका रीजन ये था कि राजपूताना की 19 रियासतें जो थी, कुछ रियासतें आती थी दिल्ली प्रेसिडेंसी के अधीन, कुछ रियासतें जो थी वो आती थी मुंबई प्रेसिडेंसी के अधीन, और कुछ रियासतें आती थी बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन। तो आदेशों की एकता होती ही
नहीं थी। कुछ रियासतों को कुछ और ही आदेश, कुछ रियासतों को कुछ और ही आदेश। तो जब पूर्णतः नियंत्रण हुआ ही नहीं, तो भी सन बीतते गए और दिल्ली से ही पूरी प्रोसेस चल रही थी। सन आ गया 1832। बोलो क्या आ गया? अरे बोलो। अब 1818 से 1832 तक जैसे तैसे करके राजपूताना पर नियंत्रण जो होता था कहां से होता था? अब 1832 में था गवर्नर जनरल जिसका नाम था लॉर्ड विलियम बेंटिक। बोलो क्या नाम था? अरे बोलो। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कहा कि राजपूताना की रियासतों के साथ तो हमने संधिया कब कंप्लीट कर ली? 1818 में ही। और सन चल रहा है 1832। अभी भी हम पूर्णतः नियंत्रण लागू नहीं कर पाए हैं। इसका रीजन बताओ? तो बिल्कुल समिति बिठाई गई ऐसे और अंग्रेजों को कहा गया कि इसकी रिपोर्ट दीजिए। तो रिपोर्ट में एक ही बात बताई गई, भौगोलिक दूरी और आदेशों की अनेकता, एकता नहीं है। तब इसी लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कहा दिल्ली प्रेसिडेंसी, मुंबई प्रेसिडेंसी के सभी अधिकारों को मैं समाप्त करता हूं। राजस्थान यानी राजपूताना की रियासतों पर पूर्णतः नियंत्रण रखने हेतु सिर्फ मैं एक ही रेजिडेंसी की स्थापना करता हूं, राजपूताना रेजिडेंसी। और अब राजपूताना रेजिडेंसी दिल्ली से कार्य नहीं करेगी, राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना होगी राजस्थान में। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? तो देखो, अब राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना राजस्थान में हो रही है तो किसके समय हो रही है और कब हो रही है? इसी लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कहा कि राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना राजस्थान में करो, नए पद का सृजन करो जो राजपूताना रेजिडेंसी का सर्वे सर्वा अधिकारी होगा और वो राज्य स्तर पर, राजपूताना स्तर पर मुझे रिप्रेजेंट करेगा और वो पद कहलाएगा AGG। कौन सी जीजी? हाँ AGG। समझ में आया ना? और जीजी पूरे भारत को रिप्रेजेंट करेगा। समझ में आया ना? तो सुनो, गवर्नर जनरल को राज्य स्तर पर रिप्रेजेंट करने वाला सर्वे सर्वाधिकारी AGG, एजेंट टू गवर्नर जनरल। तो अब देखो, स्थापना हो रही है, बताओ कौन से पुताना की? रेजिडेंसी की। जल्दी से बताओ कब हो रही है? किस गवर्नर जनरल के समय? बेंटिक। शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, बेंटिक। ओके। अब 1832 में स्थापना की गई तो का इसका हेडक्वार्टर किसको बनाए? तो का राजपूताना का मध्य भाग है कौन सा? मेर, अजमेर को बना दो क्या हेडक्वार्टर। तो मुख्यालय लिख रहा हूं कौन सा? मेर, अजमेर। उसके बाद कहा कौन से पद का सृजन करें? AGG का। तो पहला जो AGG बना 1832 में, उसका नाम था मिस्टर अब्राहम लॉकेट। बताओ क्या नाम था? मिस्टर अब्राहम लॉकेट। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो, अंग्रेज थोड़े गेले थे। क्या थे? हाँ गेले थे, पर हमारे जीते नहीं थे। हमारे जीते नहीं थे, अंग्रेज थोड़े ही गेले थे। हम तो महा गेले हैं। हम कहावत भी बोलते कि सुबह का बुला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते, पर वो भूला हमेशा शाम को सुबह घर भूल जाए और शाम को आ जाए तो उसे फिर भूला नहीं कहते, उसे बोलाराम कहता है। ये भी कान खोल के सुन ले। तो अंग्रेज थोड़े गेले थे। कैसे? उदाहरण देता हूं। अंग्रेज गलती करते थे, पर गलती ज्यों ही उन्हें ठोकर लगती, क्या लगती? तो उन्हें अक्ल आ जाती। और हम राजस्थानी तब तक ठोकरा दे धमाधम खाते रहते जब तक नाखून टूट नहीं जाए। बिल्कुल फैक्ट है। ठोकरे तब तक खाते रहेंगे नाखून टूट नहीं जाए, और नाखून टूटने के बाद भी एक दो बार धमीड़ बचीड़ खाएंगे। अब रीजन सुनो ये बात क्यों कही। अंग्रेजों को हमारे राजस्थान के जोग्राफी के बारे में तो पता था नहीं, मुंह उठाया और हेडक्वार्टर बना दिया किसको? अजमेर को। और हमारे राजस्थान में धमाधम पड़ती है गर्मी।
क्या पड़ती है, क्या पड़ती है, तो भी बेचारे 32 से लेकर 45 तक जैसे तैसे रहे, मरे रहे कहाँ, अजमेर। 1845 में हद से भी ज्यादा गर्मी पड़ी, सभी अंग्रेज फैन हो गए नौरा फतेह अली खान के। गर्मी आते ही करने लगता है हाय गर्मी, कौन सा गीत गाते, हाय गर्मी। और देखो ये गाना बना ना तो अंग्रेजों की तर्ज पर ही बना। अंग्रेजों को जब गर्मियों में, ग्रीष्म ऋतु में अजमेर में गर्मी सताती तो अंग्रेज कहते गर्मी में भी ठंडी है कैसी गुंडागर्दी, हाय गर्मी, है ना। इसकी लाइन अगली यही है। हाँ, तो कहा कि यहां पर गर्मियों में भी ऐसा स्थान संभालो जो क्या रहे, ठंडा रहे। और ऐसा हमारे पूरे राजस्थान में एक ही स्थान है, हिल स्टेशन है, कौन सा, माउंट आबू का जो इन्वायरमेंट है, वातावरण है, वो सर्दी और गर्मी में एक जैसा ही रहता है। तो अंग्रेजों ने कहा एक काम करो, ज्यों ही समर वेकेशन आए हमारा हेड क्वार्टर ले चलो कहाँ, माउंट आबू। तो सुनते रहो, 1832 में तो बनाया गया हेड क्वार्टर किसको, अजमेर को, और 1845 स्थानांतरित कर दिया गया सिर्फ ग्रीष्म ऋतु के दौरान, कौन सा, माउंट आबू। मेरा आपसे सवाल है, देखता हूं सवाल का उत्तर कौन देता है। 1845 में जब माउंट आबू को हेडक्वार्टर बनाया गया उस समय राजपुताना रेजिडेंसी का एजीजी कौन था, राजपुताना रेजिडेंसी का एजीजी कौन था। ये बेसिक चीजें सभी पढ़ाएंगे आपको, वो यूनिक और स्पेसिफिक चीजें जानो जो आपको भीड़ से डिफरेंट करेगी, पहले बोल रहा हूं। क्यों, आपने पहले क्रांति कभी पढ़ी नहीं, पैट्रिक लॉरेंस, वो 1857 की क्रांति के समय होगा। और कोई, और कोई बोल, अगर बोलना है तो बोल अमरीन, नहीं आ रहा है, ओके। और कोई उधर, नो, इधर चश्मिश, पीछे चश्मिश स्क्वायर, पीछे क्यूब, हाँ, वो पूछ की तो काम कीज नहीं है। अब थोबड़ा सही है तेरा, है, ट्रीटमेंट चल रहा है, तेरा ट्रीटमेंट पूरा कर दूंगा मैं, पढ़ाई तो करती है नहीं। और कोई स्टूडेंट, उत्तरी, क्या बात है, करणी माता की जय हो, बताओ, अरे बता जल्दी से, बस हो गया तेरा कल्याण। दुष्ट आत्मा मैं 1845 का बोल रहा हूं, 32 का नहीं बोल रहा हूं। जय वापस लेता हूं। ये कौन था, नो, और कोई, एनीबडी, बता बता, अमरीन आ रहा है तो बता दे ताकि पता चल जाए। याद रखना, एजीजी जो था 1845 के दौरान उसका नाम था कैप्टन सदरलैंड। कौन था, कैप्टन सदरलैंड, कौन था। हाँ, ध्यान रखिएगा इस बात को, ये स्पेसिफिक चीजें थोड़ी जाना करो। अब हेडिंग डालो जल्दी से, अधीनस्थ संधि, जल्दी से हेडिंग डाल दो, दूसरी संधि नंबर 2 करके, अधीनस्थ संधि, अधीनस्थ संधि। अधीनस्थ संधि लिख लिया, लिख लिया ना। अधीनस्थ संधि का आगे लिखो स्टूडेंट, अधीनस्थ संधि का फर्स्ट एरो निकाल कर लिखो, लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय, लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय लागू,
लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय लागू, लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय लागू। लिख लिया। उद्देश्य लिखो, उद्देश्य, और उद्देश्य में लिखो स्टूडेंट, उद्देश्य में लिखो उद्देश्य में लिखो राजपूताना की रियासतों को, राजपूताना की रियासतों पर, राजपूताना की रियासतों पर ईआईसी का पूर्णतः नियंत्रण, ईआईसी का पूर्णतः नियंत्रण। लिख लिया स्टूडेंट। नेक्स्ट लिखो, लिखो सर्वप्रथम रियासत, सर्वप्रथम लिखो कौन सी रोली, करोली। और करोली में लिखो स्टूडेंट राजा कौन था, हरबख्श पाल सिंह, हरबख्श पाल सिंह। लिख लिया। तारीख लिखो, संधि की तारीख कितनी थी स्टूडेंट, 9 नवंबर 1817, 9 नवंबर 1817। लिख लिया। नेक्स्ट लिखो स्टूडेंट 9 नवंबर 1817। नेक्स्ट लिखो सबसे अंत में, सबसे अंत में बताओ कौन सी रियासत। लिख लो सिरोही, सिरोही। सिरोही से एरो निकाल कर लिखो राजा कौन, शिव सिंह। कौन थे, शिव सिंह। तारीख लिखो 11 सितंबर 1923, 11 सितंबर 1823, 1823। लिख लिया। अरे लिख लिया ना। नेक्स्ट आगे लिखो स्टूडेंट, लिखो अगले पॉइंट में राजपूताना की रियासतों के साथ अधीनस्थ संधि, राजपूताना की रियासतों के साथ अधीनस्थ संधि, अधीनस्थ संधि, अधीनस्थ संधि किसने की, चार्ल्स मैटकॉप ने की, चार्ल्स मैटकॉप ने की। लिख लिया। ओके नेक्स्ट अगले पॉइंट में लिखो चार्ल्स मेट, कोष्टक में आगे लिख दो कर्नल जेम्स टोड की सहायता से, कर्नल जेम्स टोड की सहायता से। बताओ कितनी रियासतों के साथ अधीनस्थ संधि नहीं हुई। बिल्कुल लिखो, लिखो भरतपुर, भरतपुर, धौलपुर, भरतपुर, धौलपुर व अलवर रियासतों के साथ अधीनस्थ संधि नहीं हुई। भरतपुर, धौलपुर व अलवर रियासत के साथ अधीनस्थ संधि नहीं हुई। लिख लिया। नेक्स्ट पॉइंट में लिखो
आगे लिखो। अगले पॉइंट में स्टूडेंट बताओ, वागड़ प्रदेश डूंगरपुर बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के साथ अधीनस्थ संधि किसने की? जॉन मेलकम ने। तो लिखो डूंगरपुर बांसवाड़ा प्रतापगढ़, डूंगरपुर बांसवाड़ा प्रतापगढ़, डूंगरपुर बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ के साथ अधीनस्थ संधि जॉन मेलकम ने की। जॉन मेलकम ने की। लिख लिया? अरे लिख लिया ना? ओके, नेक्स्ट कौन सा पॉइंट बचा है अब? लिख लिया ना? ओके, जल्दी से जाओ और वापस आओ।